डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, इसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ये समय आपका एग्जाम्स का है। इसमें आपको बीमार नहीं होना है, तो उसके लिए आपको अपने शरीर का, अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकें। और आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए बहुत अधिक समय मिला हुआ है, इसमें आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। जैसा कि बच्चों को वीडियोज़ रेगुलरली मिल रही हैं, उनका कहना है कि सर आप 7 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड करा दीजिए। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, आज हम भूखाल श्रृंखला में यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 5 से 6 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर में जो पूछे गए हैं उनको एनालाइज करके आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 7 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट फर्स्ट से, आज हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपका थ्योरेटिकल जो भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप यहाँ से पढ़ने के बाद नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की फॉर्म तो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसमें आपको इस पीडीएफ में थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जब हम आपको ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो थ्योरी के साथ वो पीडीएफ आपको मिलेगी, तो कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस पूरी वीडियो को देख लीजिए आपका यूनिट फर्स्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा और यहीं से आपको एज इट इज़ न्यूमेरिकल भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म अपना यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुंच सके और सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो शेयर कर दिया होगा। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर और देखते हैं यूनिट फर्स्ट का 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, इस स्लाइड पर चल क्यों नहीं रहा, पेन क्यों नहीं आ रहा। ओके, हो गया है, थोड़ा वो प्रॉब्लम कर रहा था सिस्टम, है ना। हम कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने ले लिया कलर ब्लैक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी वर्किंग यहाँ पर पूछी गई है, फिर उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने को बोला है। जब आप पहली यूनिट पढ़ते हैं तो सबसे पहला आपका यही चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। बेसिकली पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल आप पढ़ेंगे, उसके बाद उनसे आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है वो है कि वर्किंग क्या है पीएन जंक्शन डायोड की। तो जनरली अगर मैं आपको बताऊँ तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ये कॉम्बिनेशन है 2 पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, जिनको हम यहाँ पर बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें बायसिंग अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये वर्किंग करता है। तो पहले हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जान लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो अलाउ करती है करंट को फ्लो होने में इन वन डायरेक्शन वाइल ब्लॉकिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कहने का ये है कि करंट जो है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी, उसको वो ब्लॉक करता है। इट कंसिस्ट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एक्सेस ऑफ होल्स। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल दूसरा हम यूज करते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इनको हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और इससे आपका फॉर्मिंग हो जाती है एक पीएन जंक्शन की। ठीक है, अब हम इसमें जो यहाँ पर लिखा है ना ज्वाइन टूगेदर, ज्वाइन का मतलब ये नहीं कि हम इसको फेविकॉल या अंबुजा सीमेंट के एक स्ट्रॉन्ग जोड़ से मिलाते हैं, नहीं। आप क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, उसमें एक तरफ आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, एक तरफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। तो जिधर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की आपको पता है उधर P बन जाता है, और जिधर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की उधर N बन जाता है, और बीच में आपकी एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बन जाती है।
है ना। तो ये आपका इस तरीके से पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो करंट का फ्लो वन डायरेक्शन में बता रहा है वो इसके सिंबल के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए आप, इधर ये पी टाइप सिलिकॉन है, ये इधर एन टाइप सिलिकॉन है, बीच में आपका ये जंक्शन बना हुआ है। इधर आपका जिधर पी टाइप होता है उसको आप एनोड बोल देते हैं और जिधर एन टाइप होता है उसको आप कैथोड बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्किट सिंबल की तो ये देखिए आप इस तरीके से एरो की फॉर्म में ही आपको यहाँ पर ये सिंबल दिख भी रहा है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि करंट का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया और जनरल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हो जाता है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर होता है। जब हमने एक तरफ ट्राइवैलेंट एक तरफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की थी बच्चों, तो वहां पर आपका जो जंक्शन बना है उसके अक्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमें पता है पी टाइप की तरफ जो होता है, यानी कि ये पी है और ये इधर एन है, पी की तरफ नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं और एन की तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, माइनॉरिटी होती है, और इधर नंबर ऑफ होल्स की क्या होती है, माइनॉरिटी होती है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होना चाहते हैं। तो जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या करेंगे, इधर जाना चाहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जंक्शन जो यहाँ पर बना हुआ था इसके अक्रॉस ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, और रिकम्बाइन होने की वजह से एन की तरफ पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और पी की तरफ निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, या इसको आप बैरियर पोटेंशियल बोल देते हैं। फर्दर ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर आपका इस तरीके से होता है। अगर आप इसको थ्योरी की फॉर्म में देखें तो किस तरीके से समझेंगे, ये आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने यहाँ इधर पी टाइप लिया हुआ है, ये इधर एन टाइप है। जैसा मैंने बताया यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स, ये होल्स हैं आपके, ठीक है, इनकी जो मेजॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर एक होल है। तो ये क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में लाना चाहते हैं। तो ये आपके होल्स इधर की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जंक्शन के पास में ही रिकम्बाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इधर आपका निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और पॉजिटिव की तरफ निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर देते हैं। इसी को आप बैरियर पोटेंशियल बोल देते हैं, क्योंकि ये फिर आगे फ्लो को स्टॉप करते हैं। देखिए इधर पॉजिटिव क्रिएट हो गया तो ये अब इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, है ना। तो ये इसको अपोज कर रहा है, या फिर आप इसको इससे समझिए, देखिए ये निगेटिव है और ये भी आपका निगेटिव है इधर की तरफ, तो ये इसको अपोज करेगा, इधर नहीं आने देगा। तो इस तरीके से ये आपका बैरियर भी, हम इसको यानी कि बैरियर पोटेंशियल भी बोल देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर जॉइन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन एंड रिकम्बाइन विद द होल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिमिलरली क्या करते हैं, होल्स जो हैं पी रीजन से डिफ्यूज होते हैं एन रीजन की तरफ और रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स क्रिएट ए रीजन अराउंड द जंक्शन। वो क्या करते हैं, ये जो डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स हो रहा है ये क्रिएट कर देते हैं एक रीजन जंक्शन के अराउंड, जंक्शन डिवॉइड ऑफ फ्री कैरियर्स नोन एज द डिप्लीशन लेयर। और फिर वो जंक्शन क्या करता है, ये जो फ्री कैरियर्स थे इनके मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। द डिप्लीशन रीजन हैज इमोविल आयंस जो मूव नहीं कर सकते हैं, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अपोज फर्दर डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स। आई होप आपको डिप्लीशन लेयर क्या होती है, उसका काम क्या है, कैसे वो बनती है, ये सब क्लियर हो गया होगा इसमें, इस पूरे स्टेप में। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल स्टार्ट होता है आपका डिप्लीशन लेयर के क्रिएशन से। ठीक, अब हम फर्दर बात करते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको आप कैसे हटाएंगे, कैसे अपने डायोड को ऑन करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे जब हम इस पर बायसिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इस अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हम बोलें तो फॉरवर्ड बायसिंग कुछ नहीं है, वो एक तरीके से जब आप अपने पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपने पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स इट बिकम्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, P4 पॉजिटिव और P4, ये जो यहाँ पर P है, P
P4 पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव, N4 निगेटिव बैटरी का निगेटिव। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है वो हम थ्योरेटिकली अभी समझेंगे। बेसिकली जैसे ही आप इस पर फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग जैसे ही आपने अप्लाई की तो ये क्या करेगा, इधर आपके जो एन टाइप है ना, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के भागना चाहेंगे, और जो पॉजिटिव होल्स हैं वो आपके इधर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से ये जो है इन पर फोर्स लग रहा है। देखिए ये डिप्लीशन लेयर की दीवार है ना, इन पर फोर्स लग रहा है, तो ये दीवार जो है फोर्स लगने के कारण क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें, ठीक है, इस डायग्राम में क्या बताया गया, देखिए एक P है एक N है, यानी कि एक P टाइप है एक N टाइप है। जब हमने इसमें डोपिंग कराया तो ये आपका PN जंक्शन बन गया, और जैसा कि अभी मैंने बताया था, ड्यू टू द डिफ्यूजन एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। अब जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पर अप्लाई की बच्चों, तो इधर से फोर्स लगेगा, ये होल्स लगाएंगे, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, तो ये क्या होगी, दब जाएगी, छोटी छोटी होती चली जाएगी जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा। ठीक, और जैसे ही ये फोर्स इतना हो जाएगा कि ये इसको बिल्कुल खत्म कर दे, तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा डायोड में, और वो डायोड आपका कंडक्टिंग मोड या फिर ऑन कंडीशन में आ जाता है। यही आपका फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशन है। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई की उसको आप इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के बाद एक सिचुएशन आएगी कि आपका डायोड ऑन हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन होता है। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली आप किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द P साइड रिलेटिव टू द N साइड, द डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग, द अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस द वैरियर पोटेंशियल ऑफ द डिप्लीशन रीजन। मतलब जो डिप्लीशन रीजन, जो वैरियर वहां पर क्रिएट हुआ है, जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई की तो वो उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द N रीजन एंड होल्स फ्रॉम द P रीजन गेन इनफ एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन। तो इससे क्या होगा कि N रीजन में जो होल्स हैं और P रीजन में N रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और P रीजन में जो होल्स हैं, वो इनफ एनर्जी क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को, लीडिंग टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड। तो उससे क्या होता है, डायोड में जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। द करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसको भी हम जब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तब और आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की इन क्वेश्चंस के आंसर में कोशिश की है, तो कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। क्या यहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा आप कर देंगे, यानी कि P टाइप को आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और N टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, अब ये पॉजिटिव यानी कि इधर की तरफ भागेंगे, और ये जो होल्स हैं ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल यानी कि इधर की तरफ भागेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बेटा डिफ्लीशन लेयर थी उस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो अगर आप किसी चीज को ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, फैल जाती है ना। तो वैसे ही ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी ये वाइड हो गई है, तो वाइड डिप्लीशन रीजन आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि जब आपका डायोड इस तरीके से कनेक्ट है कि P टाइप जो है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, तो सबसे पहले आप उसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग कंडीशन। और इसमें क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है उस पर आउटर साइड की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको दोनों तरफ से खींचेगा, तो आपकी डिप्लीशन लेयर की जो रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब जब ये बढ़ गई तो यानी कि बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है, तो आपका यहां पर जल्दी से फिर आपके फर्दर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे जंक्शन को और करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में ऑफ सिचुएशन में काम करता है।
ठीक, अब आप इसको थ्योरेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन साइड रिलेटिव टू द पी साइड द डायोड इज इन द रिवर्स बायसिंग। ऑब्वियसली बात है, जब पी टाइप को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, या फिर एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग। आगे, द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो आउटसाइड लग रहा है डिप्लीशन रीजन में, तो आप उससे ध्यान रख सकते हैं कि ये बैरियर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। दिस प्रिवेंट द मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन एंड होल्स इन द पी रीजन फ्रॉम क्रॉसिंग द जंक्शन। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से। ठीक है, ओनली ए वेरी स्मॉल लीकेज करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो थ्रू द डायोड। यहां पर बहुत लिटिल बिट अमाउंट में करंट फ्लो होता है, वो किस कारण से होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है। माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब ये जो आपके होल्स हैं ये तो आपके इधर की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे ना, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी वजह से स्टार्टिंग में एक बहुत ही कम, बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट का जो करंट है वो यहाँ पर फ्लो हो जाता है, जिसको हम लीकेज करंट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप किसी पाइप के थ्रू पानी भरते हैं ना किसी चीज़ में, तो वहाँ पर अगर पाइप कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ है तो उसको आप एज ए लीकिंग बोलेंगे, लीकेज हो रहा है वहाँ पर वाटर, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर है। ठीक, तो आई होप रिवर्स वाइसिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों तरह की वाइसिंग आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने अपने पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया फॉरवर्ड वाइसिंग में और रिवर्स वाइसिंग में, तो ये इधर फॉरवर्ड वाइसिंग की सिचुएशन है, इधर आपकी रिवर्स वाइसिंग की सिचुएशन दी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, जब आपने फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज अप्लाई की तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम अमाउंट, या फिर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो यहाँ पर ये जीरो रहता है स्टार्टिंग में ऐसे, और जैसे जैसे आप इसकी वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो रिड्यूस होती चली जाती है, और आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। देन जितना भी आपका कट इन या कट ऑफ वोल्टेज है किसी भी मटेरियल का, जिस मटेरियल का आपने डायोड बनाया है, या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, तो उस वोल्टेज पर जाकर आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और तब आपका जो अमाउंट ऑफ करंट है वो देखिए किस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, रैपिड तरीके से वो इंक्रीज हो गया है। यही आपका फॉरवर्ड वाइसिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है एक डायोड की। वहीं पर रिवर्स वाइसिंग में अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्स वाइसिंग में जिसको हमने बोला था एक वेरी स्मॉल लीकेज करंट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, यानी कि वो किसके कारण हो रहा है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं पी और एन साइड में, वो क्या करते हैं, वो रिवर्स वाइसिंग में भी जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। वो चूंकि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इस वजह से एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट यहां पर फ्लो होता हुआ आपको दिखता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप देखिए, आपने अगर रबड़ बैंड लिया हुआ है, रबड़ बैंड आपने हाथ में लिया, दोनों तरफ से उसको खींचा बाहर की तरफ, तो क्या होगा, रबड़ बैंड खींचता हुआ चला जाएगा और वो फैल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको और भी फोर्स लगाकर खींचते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि रबड़ बैंड आपका ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये आपका रबड़ बैंड है सपोज लाइक दैट, और आप इसको इधर से खींच रहे हैं, इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वैसे ही जब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती 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 चली जाती है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, या एक वोल्टेज की वैल्यू ऐसी आती है जिस पर वो जंक्शन ब्रेक हो जाता है, और तब एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, देख रहे हैं आप, उसी वोल्टेज पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एकदम से फ्लो होता है। उसी को आप बोल देते हैं ब्रेक डाउन, यानी कि ये आप देख रहे हैं ना, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो उस वोल्टेज पर आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल जाता है, और उस सिचुएशन में आपका जो जनरल पीएन डायोड है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो जल जाता है, वो फूक जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, दो टाइप के ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन है और एक एवलांचे टाइप का ब्रेकडाउन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है एक डायोड की।
फॉर द फॉरवर्ड वाइसिंग एज वेल एज फॉर द रिवर्स वाइसिंग। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम, यानी कि अगर आपने जर्मेनियम टाइप का डायोड यूज किया हुआ है तो जब ये फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज 0.3 वोल्ट जाएगी तब आपका डायोड तुरंत करंट का जो फ्लो है वो लार्ज अमाउंट में करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही इसे एक्सीड करेगी। वैसे अगर सिलिकॉन का है तो उसके लिए 0.7 वोल्ट रहता है कट इन वोल्टेज, जिस पर ये आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। फॉरवर्ड वाइस रीजन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इन द फॉरवर्ड वाइसिंग रीजन द करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द अप्लाई वोल्टेज वंस द बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम इज ओवरकम। जब ये ओवरकम हो जाता है तब आपका जो करंट है एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बढ़ने लगता है। वहीं पर रिवर्स वाइस रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इन रिवर्स वाइसिंग रीजन द करंट रिमेन्स वेरी स्मॉल। रिवर्स वाइसिंग में जो करंट है वो बहुत ही स्मॉल रहता है, जिसको आप रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल देते हैं, अंटिल द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज वहां पर नहीं मिलता है। व्हेन द करंट इंक्रीज रैपिडली, और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वो पहुंचती है जो आपने रिवर्स वाइसिंग वोल्टेज अप्लाई की है तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां पर फ्लो होकर होता हुआ आपको दिखाई देता है और वो आपके डायोड को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, उसकी वर्किंग आपसे पूछी गई और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं छोड़कर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड, और इसके साथ आपको जीनर डायोड एज ए शंट एक न्यूमेरिकल गिवन था। तो हमने क्योंकि यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन की ही बात करनी है, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपके पास 2 वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन दोनों वीडियोस को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि न्यूमेरिकल आपका कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें हमने 5 यूनिट से जो जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो पहले डिस्कस किए हैं। फिर दूसरी वीडियो में हमने जो पिछले 5 यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन्हीं को हमने वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लेनी है, कोई भी न्यूमेरिकल आपका मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं बात करता हूं वीआई कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड की, तो यहां पर आपसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कराई है केवल, और फिर उसके साथ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यहां पर पूछा गया है। तो हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड की यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपका सिंबल रहता है। बेसिकली जीनर डायोड जो होता है वो आपका रिवर्स वाइसिंग में काम करता है, यानी कि रिवर्स वाइसिंग के लिए आपका यूज किया जाता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक सेम एज इट इज जैसे कि हमने अभी डायोड की देखी है वही रहती है, बस यहाँ पर आप फॉरवर्ड वाइसिंग अगर कोशिश करें तो ना दिखाएं, बेहतर रहेगा, क्योंकि जीनर डायोड जो है वो आपका रिवर्स वाइसिंग में ही काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ठीक है, केवल और केवल आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर आपने रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल रहे थे, आप इसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज अब यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, और ये आपका रीजन हो जाएगा जीनर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए वो वीडियोस आप जरूर देखें, वो आपको डेफिनेटली जो भी न्यूमेरिकल आपका बनेगा पेपर में वो आप नहीं छोड़ कर आएंगे, चाहे ऑपएम्प से रिलेटेड हो, चाहे आपका क्लिपर क्लैंपर से रिलेटेड हो, या फिर जीनर डायोड एज ए शंट हो, के मैप हो, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपका बन जाए, अगर वो वीडियोस आपने अच्छे से कर ली प्रैक्टिस के साथ तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी वर्किंग और उसको ड्रॉ यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन यहां पर पूछी गई है। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर, उसकी एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी यहां पर हमको बताना है। तो जनरली क्या है, रेक्टिफायर आपका जो डायोड होता है वो एज ए रेक्टिफायर हम उसको यूज करते हैं जो आपकी एसी को कन्वर्ट करता है डीसी टर्म में। ठीक है, तो आपका उसी में एक टाइप है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टेप्ड।
ठीक, देखिए लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में रेक्टिफायर, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिला जिसमें रेक्टिफायर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि आपका 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जो कंपटीशन रहता है वो सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर जो होते हैं उन दोनों में आपका देखने को मिलता है। तो पहले हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। अगर मैं सर्किट डायग्राम की आपको बात करूं यहां पर, तो ये आपका हो जाता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले आपका यहाँ पर सप्लाई लगी होगी, सप्लाई किस पर जा रही है, थ्रू द ट्रांसफार्मर। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप स्टेप डाउन यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें यहाँ पर देखिए बाइंडिंग ज्यादा दिखाएं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए कम बाइंडिंग दिखाएं। देखिए एग्जामिनर को आपके डायग्राम को एनालाइज करके ही पता चल जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। आपको बाइंडिंग इक्वल नहीं रखनी है। इधर अगर आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्न है, इधर आपके 3 टर्न्स हैं। तो इसी से पता चल गया कि नंबर ऑफ बाइंडिंग जो है वो प्राइमरी ज्यादा है सेकेंडरी से। तो इट मींस ये बन गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये वाला ट्रांसफार्मर जो होता है ये सेंटर टेप्ड होता है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ना, लोड जो है वो सेंटर में लगा हुआ है, इसीलिए आप इसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, आगे आपके यहां पर 2 डायोड आपने यूज किए हैं। एक डायोड आपका इधर लगा हुआ है, एक डायोड आपका इधर लगा हुआ है। दोनों डायोड अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही डायरेक्शन में आपके लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है इसका सर्किट डायग्राम। फिर उसकी वर्किंग के लिए हम देखें तो यहां पर जैसे ही आप सप्लाई देंगे, चूंकि आपका एसी जाएगी तो एसी पहले ये वाली साइकिल जाएगी हाफ, फिर आपकी ये वाली नेक्स्ट हाफ जाएगी, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव जाएगी और फिर नेक्स्ट नेगेटिव जाएगी। तो उसी के हिसाब से ये डायोड आपके फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग में हो जाएंगे। तो अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो पहली पॉजिटिव साइकिल जाने का मतलब ये है कि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव है और इधर आपका डायोड का पी टाइप है, तो जब पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट हुआ तो ये आपका बन गया फॉरवर्ड वाइसिंग में। और जब ये निगेटिव जो है ये पी टाइप से कनेक्ट हुआ तो इट बिकम्स इन द रिवर्स वाइसिंग। तो ये पहला डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग में, दूसरा डायोड रिवर्स वाइसिंग में। तो इस वजह से आपका ये वाला जो डायोड है ये ऑफ हो जाएगा, ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी नेक्स्ट साइकिल जाएगी तो उसमें ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये निगेटिव हुआ तो इट बिकम्स इन द रिवर्स वाइसिंग, और जब ये पॉजिटिव हुआ तो इट बिकम्स इन द फॉरवर्ड वाइसिंग। तो इस सिचुएशन में ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो पहले इसकी वजह से आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, फिर इसके अक्रॉस इसकी वजह से लोड के अक्रॉस वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट मिल जाता है। तो आपका जो वेव है वो फुल रेक्टिफाई हो गई है। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझ लेते हैं थ्योरी के हेल्प से। पहले आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हैज इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हल्ब्स, मतलब सेंटर पर आपको सेंटर टेप्ड कर दिया है। द सेंटर टैप सर्व्स एज द कॉमन ग्राउंड। द 2 डायोड्स D1 एंड D2 आर यूज्ड फॉर द रेक्टिफाई AC इनपुट। ऑब्वियसली बात, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अल्टरनेट करंट AC की, तो अपर डायोड जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि उस पर बिकम्स द पॉजिटिव। जो अपर पार्ट है सेकेंडरी वाइंडिंग का वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब ये पॉजिटिव हुआ तो D1 आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में हुआ यानी कि कंडक्ट करेगा और वो अलाउ करेगा करंट को फ्लो होने पर। और जो लोड रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है उसके अक्रॉस आपको आउटपुट जनरेट हो जाएगी, जनरेटिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट अक्रॉस द RL। ठीक है, वहीं पर जो D2 है वो रिवर्स वाइसिंग में चला जाता है और वो नॉन कंडक्टिंग सिचुएशन में रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की। नेक्स्ट वीडियो को तुरंत आप शेयर कर दीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपने शेयर नहीं किया है तो अभी 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, तुरंत आप शेयर कर दीजिए। जहां पर भी आपको अपने ग्रुप में, कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है तो तुरंत आप वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए फिर से आ जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं फॉर द रिवर्स वाइसिंग सिचुएशन की। जब ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल हम बात करते हैं तो लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और D2 डायोड उस सिचुएशन में कंडक्ट करेगा और करंट फ्लो होगी और वो पास होगी थ्रू द RL इन द सेम डायरेक्शन एज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जनरेटिंग अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड RL। और उसमें D1 डायोड जो है इस सिचुएशन में वो रिवर्स वाइसिंग में रहता है और नॉट कंडक्ट रहता है। ठीक है,
तो रिवर्स बायसिंग में ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये आपका निगेटिव हो जाता है। तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। और लोड के अक्रॉस फिर से आपको पॉजिटिव साइकिल देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अब आउटपुट क्या होगा? द रिजल्ट इज फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेयर बोथ द हाल्व्स ऑफ द एसी इनपुट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। तो फिर यहां पर जो आपको पल्स मिलेगी वो कंटिन्यूअसली डीसी आउटपुट देखने को मिल जाएगी और कुछ इस तरीके से आपका सिनेरियो देखने को मिलेगा। जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो आपका D1 जो है वो ऑन है और उसकी वजह से आपको यहां पर आउटपुट देखने को मिला। जब आपने निगेटिव हाफ साइकिल की तो आपका जो डायोड D2 है वो ऑन रहेगा, उसकी वजह से यहां पर आपको आउटपुट देखने को मिला है। फिर आपकी पॉजिटिव साइकिल, देन फॉर D1 एंड फिर D2, फिर D1। इस तरीके से आपको जो भी AC की फुल वेव्स है वो आपको यहां पर यूज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसीलिए इसको आपने फुल वेव रेक्टिफायर बोला है। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका आउटपुट वेवफॉर्म जो यहाँ हमने ड्रॉ किया है। अब उसने आगे पूछा है कि एफिशिएंसी ऑफ सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देन रिपल फैक्टर क्या होता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे कैलकुलेट कराई हैं। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें या उससे पहले एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी होती क्या है एक्चुअल में? एफिशिएंसी होती है बेटा जो रेशो है डीसी पावर आउटपुट का टू द एसी पावर इनपुट, वो आपका एफिशिएंसी कहलाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपने जो भी सप्लाई दिया इनपुट पर उसकी कुछ पावर होगी, आउटपुट पर जो भी मिला उसकी कुछ पावर होगी, तो वो जो रेशो है इनपुट और आउटपुट पावर का वही एफिशिएंसी कहलाती है रेक्टिफायर की। तो वही रेशो आपको यहां पर फाइंड आउट करके दिखा देना है और वो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? सेंटर टेप रेक्टिफायर की। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो द एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर इज द रेशो ऑफ द डीसी पावर आउटपुट टू द एसी पावर इनपुट। क्योंकि एसी आपने इनपुट पर दिया है, आउटपुट पर आपको डीसी मिला है, तो उन दोनों पावर्स का जो रेशो है वो एफिशिएंसी कहलाता है। फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर अगर मैं बात करता हूं तो ईटा से आप डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, पावर ऑफ डीसी अपॉन पावर ऑफ एसी। तो पावर ऑफ डीसी अगर मैं बात करूं, क्योंकि पी इक्वल्स टू क्या होता है? वी आई होता है। आई की जगह पर आप वैल्यू पुट करें तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, तो वी डीसी का स्क्वायर अपॉन आर एल और यहां पर वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर एल। चूंकि यहां पर आप एसी अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आपने डीसी मिलना है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहां पर रहेगा। और वी फॉर डीसी जो अगर हम बात करें तो 2 वी एम अपॉन पाई रहता है और वी आर एम एस वैल्यू हो जाएगा वी एम का स्क्वायर रूट अपॉन में। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर पुट करते हैं, क्योंकि यहां पर आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाता है, तो एफिशिएंसी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है 8 अपॉन पाई स्क्वायर। और ये हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 81%। तो जो एफिशिएंसी होती है सेंटर वेव फुल वेव रेक्टिफायर की वो कितना है? 81% है। ठीक है, आई होप आपको एफिशिएंसी क्लियर हो गई होगी फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर क्या होता है? जनरली रिपल फैक्टर जो होता है वो मेजर करता है कि जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है किसमें? आउटपुट डीसी में। चूंकि आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है तो लेकिन ये प्योर डीसी नहीं होता है, तो इस डीसी में कितने कंपोनेंट एसी के हैं वो आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। तो अगर मैं रिपल फैक्टर की बात करूं सेंटर टेप की, तो रिपल फैक्टर में पहले हम रिपल फैक्टर की बात कर लेते हैं, उसको गामा से आप डिनोट कर देते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? मेजर ऑफ द एसी कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं किसमें? आउटपुट डीसी सिग्नल में। और इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट। एंड फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर यानी कि गामा कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे? ये देखिए यहाँ पर, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज गामा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर एम एस अपॉन वी डी एस का होल स्क्वायर माइनस 1। वी डी सी जो है वो आपको पता है 2 वी एम अपॉन पाई होता है, वी आर एम एस जो है वो वी एम अपॉन स्क्वायर रूट 2 होता है। जब ये दोनों वैल्यूज उठाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे देन यू फाइनली गेट 0.48 या फिर आप बोलें कि 48%। तो इस तरीके से ये आपका रिपल फैक्टर हो जाता है फॉर द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो आई होप आप ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के साथ तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर आपसे 2 नंबर में जनरली एफिशिएंसी ऑफ सेंटर टेप्ड या
रिपल फैक्टर पूछ लिया जाता है सेंटर टेप का, तो ये आप आराम से कर लेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ से एक आइडिया भी लग रहा है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज क्या रहती है और कितना आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट इज दैट आपको उस क्वेश्चन के आंसर में कितनी चीजें एग्जामिनर को दिखानी है, लिखनी है कॉपी में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे आपके टाइम का मैनेजमेंट भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि विद द हेल्प ऑफ नेट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करनी है वर्किंग ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है उसके सर्किट डायग्राम की हेल्प से। फिर आगे रिपल फैक्टर की टर्म जो है उसको डिफाइन करना है, अभी हम रिपल फैक्टर को डिस्कस करके आए हैं। फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिपल फैक्टर की हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टेप के लिए जैसे अभी हमने यहाँ पर मेजर की है, यहाँ पर इसने हाफ वेव के लिए और पूछा है। तो सबसे पहले हम पहला जो पार्ट है वो हम करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 4 डायोड्स लगे होते हैं। अगर हम इसको सेंटर टेप के साथ कंपेयर करें तो सेंटर टेप में आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो कि कॉस्टली होता है, तो उसके कंपैरिजन में जो आप 4 डायोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने वहां पर 2 ही डायोड यूज किए थे, तो ये सर्किट कम एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहां पर आपने डायरेक्ट एसी सप्लाई दिया है, 4 डायोड एक ब्रिज के कॉम्बिनेशन में यहां पर लगे होते हैं। जैसे यहां पर D1 है, फिर आपका ये सामने D2 ले लिया हमने, इधर D3 ले लिया, इधर D4 ले लिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लोड लगाया हुआ है, इसके अक्रॉस आप आउटपुट मेजर कर लेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ से एसी चली, एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी, निगेटिव हाफ साइकिल चलेगी। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और टर्मिनल ये निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये पॉजिटिव है, चूंकि ये इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, तो इसके टर्मिनल पर यहाँ पॉजिटिव गया, इसके टर्मिनल पर यहाँ पॉजिटिव गया। तो जब ये पॉजिटिव गया निगेटिव पर, तो ये कैसे हो गया बेटा, ये हो गया इस सिचुएशन में रिवर्स वाइसिंग में, और ये हो गया आपका, चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइसिंग। ऐसे ही सेम अगर आगे आप देखें, ये निगेटिव है तो ये आपका निगेटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट है तो ये भी कैसे हो गया, फॉरवर्ड वाइसिंग में हो गया, और ये कैसे हो गया, ये बेटा रिवर्स वाइसिंग में हो गया। और हमें पता है कि जब रिवर्स वाइसिंग में होता है तो ये सर्किट, ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह काम करते हैं। तो ओपन सर्किट की तरह काम किया तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया और आपका जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा लोड के अक्रॉस। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो अब हमें कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड वाइसिंग में आपके जो डायोड D1 और D2 हैं ये आपके कैसे होंगे, ऑन होंगे, और जो D3 और D4 हैं ये कैसे होंगे, ये ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं रिवर्स वाइसिंग की। जब रिवर्स वाइसिंग की साइकिल आपकी पहुंचेगी, यानी कि यहां पर निगेटिव टर्मिनल पहुंचेगा, तो निगेटिव से यहां पर निगेटिव पहुंचा, यहां निगेटिव पहुंचा, जब इधर पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट हुआ तो ये रिवर्स वाइसिंग में हो गया और ये आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में हो गया। सेम एज इट इज इधर क्या होगा, इधर आपका क्या टर्मिनल जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव है तो यानी कि इधर पॉजिटिव गया और इधर पॉजिटिव गया, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा और ये आपका रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब आपने रिवर्स वाइसिंग अप्लाई किया हुआ है तो रिवर्स वाइसिंग में अब आप देख रहे होंगे D3 और D4 फॉरवर्ड वाइसिंग में हो गए, तो D3 और D4 आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में यानी कि ऑन हो जाएंगे, और वहीं पर बात करें D1 और D2 की, वो आपके किस में है, रिवर्स वाइसिंग में, तो ये आपके ऑफ रहेंगे। और ये रिवर्स वाइसिंग में क्या बोल रहा हूं, जो हमने सप्लाई दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर हो गई आपको वर्किंग, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है। चलिए देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, द टर्मिनल कनेक्टेड टू द D1 एंड D2 becomes the positive, while the terminal connected to D3 and D4 becomes the negative. Diode D1 and D3 becomes the forward biasing. अच्छा सॉरी, ये थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर D2 कर लेता हूँ बेटा, और इधर आपका एंड कंडक्ट, while the diode D3 and D4 are in the reverse biasing and do not conduct.
वो रिवर्स बायसिंग में है और वो कंडक्ट नहीं करेंगे। द करंट फ्लो थ्रू द डायोड D1 एंड D2 क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वोल्टेज अक्रॉस द RL। जो लोड रजिस्टर यहां पर लगा हुआ है इसके अक्रॉस आपको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो डायोड का नंबरिंग यहां पर है उसी के हिसाब से आपको थ्योरी लिखनी है, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने नंबरिंग दी है वही आपको रट के जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि डायोड कुछ इस तरीके से आपको बनाना है कि आप यहां से चले ऐसे, तो ये आपका इस तरीके से डायोड की डायरेक्शन रहेगी। फिर अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हम ऐसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो इस हिसाब से आपको डायोड लगाने हैं। बस ये ध्यान रखना है, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका वही डायोड जिस पर आपका फॉरवर्ड बायसिंग होगी वही आपका कंडक्ट करेगा। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें बच्चों, बीच बीच में मैं आपको ये ध्यान भी दिला रहा हूं। ठीक है ना, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। अब हम बात करते हैं फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव गया यहाँ पर, तो जब ये पॉजिटिव है तो यानी कि अब ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ये दोनों आपके क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल AC द टर्मिनल कनेक्टेड टू द डायोड D1 एंड D2, यहां पर होगा D1 एंड D3 है ना, becomes the negative, while the terminal connected to the D2 and D4 becomes the positive. Diode D2 and D4 नहीं होगा, D3 and D4 becomes the forward biased and conduct, while the D1 and D2 आर रिवर्स बायस्ड एंड डू नॉट कंडक्ट। देखिए ये जो मिस्टेक हुई है ना यहाँ पर, इसको जब आप देख रहे हैं वीडियो को तो ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगी ये बात आपको कि हाँ सर ने ये मिस्टेक अपने सर्किट में की थी, हमें ये नहीं करनी है। जो हमारा सर्किट में डायोड का नंबरिंग है उसी के हिसाब से हमें थ्योरी में एक्सप्लेन करना है कौन सा डायोड कब आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, कब रिवर्स बायसिंग में होगा। ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू द D1 एंड D4 नहीं होकर D3 एंड D4 रहेगा, अगेन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों के लिए आपको एक पॉजिटिव आउटपुट पर वेवफॉर्म देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स ये आपका किस में हो जाता है, मतलब फुल वेव आपकी यूटिलाइज हो रही है, इसीलिए आपने इसको ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर बोला है। ठीक है, आउटपुट द रिजल्ट इज ए फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेयर बोथ halves ऑफ द AC सिग्नल या AC इनपुट आर कन्वर्टेड टू द पल्सेटिंग DC आउटपुट। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लोड के अक्रॉस पॉजिटिव आपको दोनों साइकिल्स में फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज फॉर द निगेटिव देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए वेवफॉर्म हम देख लेते हैं। वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से ही रहेगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। अब जब DC आउटपुट पल्सेटिंग फॉर्म में जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहली सिचुएशन में आपका D1 और D2 डायोड ऑन है, फिर आपका जब निगेटिव हाफ साइकिल है तो D3 एंड D4 डायोड जो हैं वो ऑन है, फिर ऐसे ही आपका फिर से D1 और D2 नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D3 और D4 आपके ऑन हो जाएंगे, और ऐसे ही फर्दर आपका प्रोसेस चलता चला जाता है और आपको फुल वेव यहाँ पर देखने को मिल जाती है पल्सेटिंग फॉर्म में। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो रही होगी। उनकी वर्किंग बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत छोटी करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल आपको कोई समस्या यहाँ पर महसूस नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रिपल फैक्टर की। तो रिपल फैक्टर इज मेजर ऑफ द रेजिडुअल AC कंपोनेंट्स इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट इन द रेक्टिफाइंग वोल्टेज। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर VRMS फॉर द AC अपॉन VDC ये आपका रिपल फैक्टर हो जाता है। और रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मैं बात करता हूं, द रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर इज अप्रोक्सीमेटली 1.21 आपकी वैल्यू होती है। दिस इंडिकेट्स ए रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ AC रिपल इन आउटपुट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक लार्ज अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जो आपने रेक्टिफाई किया होता है आउटपुट पर।
ठीक है। वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूं तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपका रिपल फैक्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.48 होता है। इसका मतलब क्या है कि लोअर अमाउंट ऑफ एसी रिपल्स आपको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में। इसका मतलब जो आउटपुट पर आपको डीसी मिला उसमें एसी के कंपोनेंट्स कम हैं। फिर उन एसी कंपोनेंट्स को फर्दर हम कैपेसिटर की हेल्प से प्रोसेस करके रिमूव कर देते हैं टोटली, और आपको एक कंप्लीट डीसी आउटपुट देखने को मिल जाता है प्योर फॉर्म में। ठीक, तो ये रिपल फैक्टर आपसे पूछा गया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आपको जैसे हमने पीछे फाइंड आउट करके 0.48 फॉर द सेंटर टेप दिखाया था वो नहीं दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, और कुछ पूछा गया था बेटा क्वेश्चन में, हाँ वो वैल्यू ही पूछी गई थी, रिपल फैक्टर को डिफाइन कराया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन द वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है ये यहां पर पूछा गया है। ड्रॉ द सर्किट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रुपलर सर्किट। देखिए यहां पर वोल्टेज मल्टीप्लायर में डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रुपलर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। बस आपको क्या समझना है, इसके सर्किट को समझ लेना है। सर्किट जो हम ड्रॉ करते हैं वो अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो वो वोल्टेज डबलर काम करेगा, आगे और सर्किट ऐड कर दिया तो वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा, आगे एक और सर्किट डिजाइन कर दिया तो वो क्वाड्रुपलर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है। वोल्टेज मल्टीप्लायर आपको जब आप इनपुट दे रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन आपको वहां पर आउटपुट पर देखने को मिल जाता है, यानी कि हाई करके आपको आउटपुट दे देता है। जैसे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, वो अप कर देता है, वैसे ही आपका ये भी जो इनपुट पर आपने वोल्टेज दी है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको आउटपुट पर दिखाता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी वेवफॉर्म और सर्किट की बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप इस सर्किट को बहुत अच्छे से तैयार करें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपने यहाँ तक सर्किट बनाया है ये, तो ये आप देख रहे होंगे ये वोल्टेज डबलर का काम कर रहा है, यानी कि इनपुट पर अगर आपने VM यानी कि अप्लाई किया तो आउटपुट पर आपको 2 Vmax देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर ये सर्किट आपने यहां तक बना दिया तो इट बिकम्स वोल्टेज ट्रिपलर, क्योंकि यहां पर आपको 3 टाइम्स ऑफ द Vmax देखने को मिल रहा है। और अगर आपने पूरा सर्किट बनाया हुआ है यहां से यहां तक तो इट बिकम्स द वोल्टेज क्वाड्रुपलर, और ये आपको 4 टाइम्स आउटपुट देता है जो आपने इनपुट पर अप्लाई किया हुआ है उसके। ठीक है, तो यही आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस तरीके से, और इसी को ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको आउटपुट पर दे देता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं। बार बार मैं आपको बीच बीच में याद दिला रहा हूं बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। ठीक है, तो ए वोल्टेज मल्टीप्लायर इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट AC इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए लोअर वोल्टेज टू ए हायर DC वोल्टेज। यानी कि चूंकि डायोड ही हमने यूज किए हुए हैं तो डायोड क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा। तो जो AC आपने अप्लाई किया हुआ है लोअर वोल्टेज की फॉर्म में उसको हाई करके DC वोल्टेज की फॉर्म में आपको आउटपुट पर देता है। इट अचीव दिस विदाउट यूजिंग ए ट्रांसफॉर्मर। आप इसको विदाउट ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। चूंकि हमने सर्किट में पीछे ट्रांसफार्मर भी दिखाया, उसकी जरूरत नहीं है आपको। रिलेइंग इंस्टेड ऑन डायोड एंड द कैपेसिटर, डायोड और कैपेसिटर की हेल्प से ही। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज ट्रिपलर की बात करता हूं यहां पर, तो वोल्टेज ट्रिपलर कुछ इस तरीके से आपको सर्किट देखने को मिल जाएगा। पहले आप एक डायोड लगाएंगे, कैपेसिटर, फिर आप नीचे की डायरेक्शन में डायोड लगा देंगे, फिर आगे फिर एक कैपेसिटर लगाएंगे, फिर एक डायोड ऊपर की तरफ लगा देंगे, फिर एक कैपेसिटर लगाएंगे, फिर एक डायोड नीचे की तरफ लगा देंगे। सिनेरियो साफ है, कैपेसिटर से ऐसे चलना है आपको, डायोड में करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे। बस इस तरीके से आपको बढ़ना है। बस इस तरीके से आप माइंड में सेटअप बना लीजिए, आपका डायग्राम गलत हो ही नहीं सकता। कैपेसिटर, फिर नीचे की तरफ को डायोड, फिर इधर कैपेसिटर, फिर ऊपर की तरफ को डायोड, फिर कैपेसिटर, फिर नीचे की तरफ को डायोड। आपका सर्किट तैयार हो गया। 3 डायोड लग गए तो ट्रिपलर हो गया, यानी कि 3 कैपेसिटर लग गए हैं तो ट्रिपलर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब किस तरीके से ऑपरेशन होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट कैपेसिटर C1 चार्ज टू द
पीक इनपुट वोल्टेज Vm थ्रू द डायोड D1। देखिए जब आपका पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं यहां पर बात करता हूं तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो आगे का सर्किट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डायोड की वजह से कैपेसिटर जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी Vm, उससे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, अब निगेटिव हाफ साइकिल गई तो ये आपका निगेटिव हो गया बच्चों, ये आपका पॉजिटिव हो गया, फिर ये आपका निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो ओपन सर्किट हो गया बच्चों, ये आपका कैसा हो गया है, क्लोज सर्किट। अब ये क्लोज हो गया है तो ये कैपेसिटर चूंकि पहले Vm से चार्ज था, अब ये फिर से Vm से चार्ज हो रहा है तो इट बिकम्स 2Vm। तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट वोल्टेज इज एडेड टू द वोल्टेज अक्रॉस द C1। वोल्टेज C1 क्योंकि पहले से ही वो Vm से चार्ज है तो Vm और आ गई वहां पर, है ना। और दिस कंबाइंड वोल्टेज चार्जेज C2, फिर वो C2 जो कैपेसिटर है उसको चार्ज करेगा, यानी कि C2 जो है वो 2Vm से चार्ज होगा टू ट्वाइस द पीक इनपुट वोल्टेज 2Vm थ्रू द डायोड D2 डायोड की वजह से ये चार्ज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल द कंबाइंड वोल्टेज फ्रॉम द C1 एंड C2। भाई C1 किससे चार्ज हो रहा है, Vm से, C2 किससे चार्ज हुआ, 2Vm से। तो अब ये कि चूंकि ये तो क्या हो गया, ओपन हो गया, यहां पर तो खत्म हो गया खेल। अब ये जो कैपेसिटर है ये चूंकि Vm से ये चार्ज हो रहा है, 2Vm से ये हो रहा है, तो इस डायोड D3 की वजह से, एक सेकेंड, इस डायोड D3 की वजह से बच्चों ये कैपेसिटर जो है ये 3Vm से चार्ज होगा और ये आपका बन जाएगा वोल्टेज ट्रिपलर। तो द कंबाइंड वोल्टेज फ्रॉम C1 एंड C2 जो कि ये 2Vm है चार्जेस कैपेसिटर C3 थ्रू द डायोड D3 3 times the peak input voltage, that means 3Vm, and the output voltage Vout, thus 3 times of the peak input voltage 3Vm। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये वर्किंग जो है इसकी वोल्टेज ट्रिपलर की ये क्लियर हो गई होगी। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 डायोड से कैपेसिटर C1 Vm चार्ज होगा, फिर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 की वजह से कैपेसिटर C2 जो है वो Bm ये था और Bm यहां पर मिला तो 2Bm से चार्ज हो गया। अब जो नेक्स्ट डायोड D3 है उसकी वजह से पहले ये Bm चार्ज है, ये 2Bm चार्ज है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपका 3Vm चार्ज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वोल्टेज क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, यहां पर आप इस ट्रांसफार्मर को की जगह पर आप केवल सप्लाई यहां पर दिखा देंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये आप यहां पर ये ट्रांसफार्मर नहीं दिखाएंगे, ये आपने Vm सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सेम सिचुएशन बेटा यहां पर रहेगी। D1 डायोड की वजह से ये Vm चार्ज होगा, फिर D2 डायोड की वजह से ये 2Vm चार्ज होगा, फिर D3 डायोड की वजह से इन दोनों डायोड पे जो Vm और 2Vm है ये 3Vm चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनल जो डायोड है वो इस 3Vm और इस Vm की वजह से 4Vm से चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड D1 की वजह से कैपेसिटर C1 जो है वो Vm चार्ज हो रहा है। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल जो भी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ड्यू टू द डायोड D2 आपका जो कैपेसिटर C2 है वो 2Vm से चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आपका डायोड D3 की वजह से कैपेसिटर C3 है वो 3Vm से चार्ज हो रहा है। फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चूंकि C2 और C3 की वजह से 3Vm है और C4 पर ऑलरेडी Vm से चार्ज हो रहा है, तो फाइनली D4 डायोड की वजह से जो C4 कैपेसिटर है वो आपका 4Vm चार्ज हो जाएगा और आउटपुट पर आपको 4Vm देखने को मिलेगा। यही आपका वोल्टेज क्वाड्रलप्लर होता है। क्लियर हुआ। तो वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रलप्लर आपको क्लियर हो गया होगा। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से वोल्टेज डबलर को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि ये पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आपको प्रोवाइड कराए थे तो वहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हमने रिजर्व भी रखा हुआ था, या फिर मैं बोलूँ मॉडल पेपर में भी हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है, इसको हमने छोड़ा नहीं है ना। तो विद द हेल्प ऑफ द नेट डायग्राम एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ द वोल्टेज डबलर सर्किट।
तो वोल्टेज डबलर की ऑब्वियसली वही हो जाएगा, ये D1 डायोड फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो पहली जाएगी वो फॉरवर्डिंग में हो जाएगा, और कैपेसिटर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इनपुट पर दिया हुआ है Vm उससे चार्ज हो जाएगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट आप निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो उसमें ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, उस वजह से चूंकि ये Vm पहले से ही चार्ज है, फिर ये Vm से चार्ज होगा तो आउटपुट पर आपको 2 Vm देखने को मिलेगा, यानी कि जो कैपेसिटर C2 है वो 2 Vm वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा और आपको आउटपुट पर 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू थे वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट में वैरेक्टर डायोड का शॉर्ट नोट पूछा गया है। ठीक, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका जो C1 कैपेसिटर है ड्यू टू D1 डायोड वो Vm वोल्टेज के साथ चार्ज होगा। फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, वो तो आपका रिवर्स वाइसिंग में हो जाएगा, और D2 जो है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में हो जाएगा। उस वजह से चूंकि पहले C1 जो है वो Vm से चार्ज है और अब C2 जो है वो ड्यू टू द डायोड D2 2 Vm से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट पर आपको 2 Vm देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो कैपेसिटर C2 के अक्रॉस है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आउटपुट पर। क्लियर, तो ये था आपका वोल्टेज डबलर सर्किट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इसकी थ्योरी जो आपको एक्सप्लेन करनी है ऑपरेशन में वो आप कोई भी एक जो है थ्योरी वो आप मतलब याद कर लें, उसको समझ लें। आप वोल्टेज डबलर हो, ट्रिपलर हो या क्वाड्रेटर बहुत आसानी से आप करके आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए इतनी हार्ड कोई चीज़ नहीं है, बस डिपेंड आप पर करता है कि आपने प्रैक्टिस किस लेवल की हुई है। ठीक, केवल वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको पेन कॉपी उठाकर समझकर एक बार अपने आप से, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हों, वो लिखकर देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो जो मिस्टेक होंगी वो वहीं पर आपकी सही करके एग्जाम में आप गलती नहीं करके आएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और नोटबुक आप लेकर जरूर बैठें। ठीक है, ये आपको सबसे प्रायोरिटी पर रखना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैरेक्टर डायोड की। तो वैरेक्टर डायोड में ही आप नाम देख रहे होंगे वैरेक्टर। ठीक है, तो उससे पहले मैं फिर से याद दिला देता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए। तो वैरेक्टर डायोड में क्या होता है, ये वेरिएबल कैपेसिटर के नेचर को शो करता है। ठीक है, तो इस पर शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आपको डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करके दिखाना है, तो हमें केवल और केवल शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसके सर्किट सिंबल पे को ड्रॉ कर देंगे, या आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, या इस तरीके से दिखा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सर्किट सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वैरेक्टर डायोड की, तो ए वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो नोन एज ए वेरी कैप डायोड और ट्यूनिंग डायोड। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इज ए टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, और ये क्या दिखाता है कि जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है ऑन द वोल्टेज। ठीक है, यही आपका वैरेक्टर डायोड कहलाता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं तो रिवर्स बायसिंग में ये आपका काम करता है। when the वैरेक्टर डायोड is in the reverse biasing, the width of the depletion layer change with applied reverse bias voltage. This change in the depletion region width alters the capacitance of the diode, यानी कि डायोड के कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करता है, ये चेंज करता है। और इसी वजह से आपको ये कहना है कि ये जो वैरेक्टर डायोड है ये क्या होता है, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के नेचर को शो करता है। आगे बात करें वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस की, तो वाई वेरिंग द रिवर्स वोल्टेज अप्लाई टू द वैरेक्टर डायोड इट्स कैपेसिटेंस कैन बी वेरिड। मतलब जो वेरिंग रिवर्स वोल्टेज है जब वो हमने अप्लाई की वैरेक्टर डायोड पर तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करा। दिस मेक्स द वैरेक्टर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, और इसी वजह से जो आपका वैरेक्टर डायोड है वो एज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक हो गया, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया था वैरेक्टर डायोड पर, ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं तो ज्यादा डीपली आपको दोनों क्वेश्चंस में नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, मैं बार बार आपको यही याद दिला रहा हूं, ये पूरी यूनिट
इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपकी बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन ये फिर से रिपीट होकर यहाँ पर पूछे गए थे कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, वर्किंग विद द आउटपुट वेव फॉर्म, और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज यहाँ पर आपसे कैलकुलेट करा ली है। फिर वोल्टेज स्टेपलर सर्किट पूछ लिया, उसके साथ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, वैसे वोल्टेज डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या शंट रेगुलेटर की तरह उस पर पॉसिबिलिटी रहती है 90% के यहाँ से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल पर जरूर फोकस करें, जीनर डायोड एज ए शंट। आगे है वर्किंग ऑफ एलईडी और फोटो डायोड, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें से हमने ये दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि एक दो बार पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। तो एलईडी की क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वो यहाँ पर पूछ लिया गया है, और फोटो डायोड की। तो अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूँ एलईडी की, तो एलईडी भी एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, मतलब कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना होता है, सिंगल सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं यूज होता है। ठीक है, जैसे हम सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड के लिए, यहाँ पर एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं, जैसे कि एन एलईडी इज ए पीएन जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। इस तरीके से आप कंबाइन करके यहाँ पर एलईडीज बनाते हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशन से डिफरेंट मटेरियल्स का जो कॉम्बिनेशन किया है उसी से आपका जो कलर्स हैं एलईडी के वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉरवर्ड वाइसिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हेन ए सुटेबल फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाई अक्रॉस द पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन एंड होल्स फ्रॉम द पी रीजन आर इंजेक्ट इनटू द जंक्शन, जो कि फंक्शन जनरल पीएन जंक्शन का होता है। फिर आते हैं रिकॉम्बिनेशन पर। एज इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स द जंक्शन रीजन के पास अगर मैं बात करूं इस तरीके से, यानी कि इस जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है वो दे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है, चूंकि यहाँ पर हम कंपाउंड फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी इनके रिकॉम्बिनेशन से वो लाइट की फॉर्म में होगी, वो फोटोन की फॉर्म में होगी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, और यही प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। लाइट एमिशन की बात करूँ, द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज, यानी कि किस तरीके का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया है, उसका एनर्जी गैप क्या है, उसी के हिसाब से जो कलर है डिफरेंट एलईडी लाइट का वो वहां पर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड जो एमिट करता है वो इंफ्रारेड की लाइट को एमिट करता है, वहीं पर गैलियम फॉस्फाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रेड और ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर देता है, एमिट करता है, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बात करें तो वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर की लाइट आपको वहां पर एमिट करके देता है। तो ये आपका जनरल हो गया एलईडी के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम आप इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये पी है, ये एन है। ठीक है, यहाँ पर जो ये डिप्लीशन रीजन है इससे आप यहाँ पर लाइट को एमिट होते हुए दिखा देंगे। सर्किट सिंबल की अगर मैं बात करूं तो सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से इसका रहता है एलईडी का, यहाँ से इस तरीके से लाइट यहाँ पर क्या होती है, एमिट होती हुई आप दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एलईडी के बारे में हो गया। ठीक, इस छोटे से पैराग्राफ में मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड करके सिंपल लैंग्वेज में बता दी। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोटो डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल की। तो फोटो डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो एक फोटो डायोड इज आल्सो ए पीएन जंक्शन डायोड डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायसिंग, जबकि अभी एलईडी हमने पढ़ा है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती है। एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ऑफ्टन मेड फ्रॉम द मटेरियल सच एज सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ पर आप सिलिकॉन यानी कि सिंपल एक सेमीकंडक्टर या फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। रिवर्स बायसिंग की बात करें तो व्हेन द रिवर्स बायस्ड द डिप्लीशन रीजन फॉर्म्स एट द जंक्शन वाइडिंग विद इंक्रीज इन द रिवर्स वोल्टेज, जो जनरल आपने पीएन जंक्शन की वर्किंग पढ़ी हुई है। वहीं पर फोटोन एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं मैं, देखिए when the photon of the sufficient energy greater than the band gap of the semiconductor hits the photodiode, they generate the electron hole pairs in the depletion region। यहाँ पर अगर मैं पूरा देखूं आपको सिनेरियो, तो अभी हमने एलईडी का स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से,
अब अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, यानी कि जब इस पर जो एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट गिरती है कि जितना बैंड गैप है मटेरियल का जिससे आपने इसको फैब्रिकेट किया है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है। ठीक है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटोन का, तो ये इसको फोटो डायोड बोला गया है, या हम इसको फोटो डिटेक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। करंट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन separated these electron hole pair and causing the electrons to move towards the n region, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन रीजन का वो इनको सेपरेट कर देता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एन रीजन और होल्स का मूवमेंट होता है पी रीजन में, इस वजह से, इस मोमेंटम की वजह से करंट जनरेट हो जाती है। दिस मोमेंट जनरेट द फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो प्रोपोर्शनल होता है जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उसके, तभी इसको हम फोटो डिटेक्टर यानी कि लाइट डिटेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, चूंकि आपको शॉर्ट फॉर्म में 2 टर्म्स यहाँ पर डिफाइन करानी है, 7 मार्क्स में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, बशर्ते आप डायग्राम की हेल्प से जरूर चीज़ें एक्सपेंड करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, शॉर्ट टाइम में आपको पूरी यूनिट में रिकॉल करा दूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉल करा दूं तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं की है, जितना इनफ है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछली बार आपसे पूछा गया था वो था आपका, डिफाइन कीजिए स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांजिशन एंड द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल और केवल इसकी जो थ्योरेटिकल फॉर्म है उसी को आपको यहाँ पर बताना है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टैटिक रेजिस्टेंस की, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस एक डायोड का वो क्या होता है, वो रेशियो होता है डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू द डीसी करंट थ्रू इट। मतलब जो डीसी करंट है डायोड के अक्रॉस वो कितनी है, उसका जो रेशो है, ठीक है, वो उसके साथ जो रेशो वहां पर रहता है वो यहां पर आपको दिखाता है। यही आपका डेफिनेशन होती है स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड की। वहीं पर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा आर फॉर रेजिस्टेंस V अपॉन आई, आर इक्वल्स टू V अपॉन आई, ऑब्वियसली आपको पता ही है ना। तो रेशो किसका हो गया, डीसी वोल्टेज का, किसके अक्रॉस, डायोड के, टू द डीसी करंट थ्रू द डायोड। ठीक, आगे एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बात करूं तो इट इज मेजर्ड व्हेन ए कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट आर अप्लाइड टू द डायोड। इट गिव्स ए मेजर ऑफ द डायोड अपोजिशन टू द करंट फ्लो एट द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी कि ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो डायोड है वो अपोज करता है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में करंट के फ्लो को। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अगर मैं डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की बात करता हूं तो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड इज द नॉर्मल सिग्नल रेजिस्टेंस विच इज द स्लोप ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व एट ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी डायोड का वो एक स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस है जिससे कि स्लोप ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चलता है, यानी कि आप इसको VI कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप है उससे आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करें तो dV अपॉन DI, कहने का मतलब ये है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ यहाँ पर तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि इट इज मेजर्ड बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द करंट। इट गिव्स ए मेजर ऑफ द डायोड opposition to the current flow for a small variation around the operating point। मतलब स्मॉल वेरिएशंस जो करंट का हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो यहाँ पर मेजर किया जाता है थ्रू द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। आई होप स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस किसी एक डायोड के आपको समझ में आ गए होंगे, क्या क्या ये डिफाइन करते हैं, किस लिए यहाँ पर इनका यूज किया जाता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। तो यहाँ पर जनरली हम 3-4 इसके फीचर्स के हिसाब से इनका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो अकरेंस की अगर मैं बात करूँ
ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, तो ये रिवर्स बायसिंग जंक्शन में क्रिएट होता है, जबकि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं तो ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन एक्टिंग एज ए कैपेसिटर, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है उसका मैकेनिज्म क्या है कि ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन ये कैपेसिटर की तरह काम करता है ना, मतलब डिप्लीशन रीजन जो है उसकी वजह से एक्ट लाइक ए कैपेसिटर। और ड्यू टू द चार्ज स्टोर फॉर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर्स का चार्ज स्टोर हो रहा है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहलाता है। वहीं पर डिपेंडेंस ऑन द बायसिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स बायस वोल्टेज के, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो ये कैपेसिटेंस जो है वो घटेगा और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज घटेगी तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वहीं पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड करंट के। अगर फॉरवर्ड करंट बढ़ रही है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा और फॉरवर्ड करंट घट रही है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी घटेगा। और डोमिनेंट इन में अगर मैं देखूं तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन रिवर्स बायसिंग में आपका यूज किया जाता है, ये लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस और फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया जाता है। तो ये आपका लिटिल बिट कंपैरिजन हो जाता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एज वेल एज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बीच में। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा जो लास्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। कभी ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन 2 सेमेस्टर में रिपीट होते हुए भी देखे गए हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा होगा लास्ट सेमेस्टर और उससे पहले सेमेस्टर का, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का सेम क्वेश्चन एज इट इज वहां पर देखने को मिल गया था, तो इसीलिए क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक, तो ये था आपका आज का वीडियो जो कि हमने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि उसका क्विक रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। 3 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक तो आप क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, कितना उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है ये भी एक अंदाजा आपको हो जाएगा यहाँ से इस वीडियो को देखकर, और एक पूरी वीडियो का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये आपका वीडियो था यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप थंब वाला बटन प्रेस कर दें, यानी कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप जो भी वीडियो यूट्यूब पर हमारे अवेलेबल है उनको देखते रहिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। एग्जाम हॉल में जब आप जाकर बैठे तो आपको ऐसा किसी भी कीमत पर ना लगे कि कोई भी टॉपिक हम छोड़कर आए हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मिला हुआ है आपको इस एग्जाम के ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।